नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रिता सान्याल और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। 18 जनवरी यानी बृहस्पतिवार को मणिपुर में हिंसा के 2 वारदातों में कम से कम 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये लोग मैतेई समुदाय के बताए गए हैं। मणिपुर के कुकी आदिवासी बहुल पहाड़ी और मैतेई बहुल मैदानी इलाके आज भी पूरी तरह से बटे हुए हैं। यहाँ पर कुकी और मैतेई बहुल जिलों के सीमावर्ती इलाकों में अभी भी रोज गोलीबारी चल रही है। 3 मई 2023 के बाद से भड़की हिंसा से मणिपुर अभी तक उबर नहीं पाया है, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 लोग बेघर हुए हैं। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी हफ्ते 10 दिनों में 2-4 लोगों की हत्या को सामान्य मान लिया है। लेकिन पिछले हफ्ते एक ऐसी खबर आई है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर मणिपुर के बारे में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की योजना क्या है। पिछले हफ्ते मणिपुर में एक ऐसी मांग ने जोर पकड़ा है जो राज्य में संघर्ष और विभाजन को और बढ़ाने की क्षमता रखती है। आइए इस मांग पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का नजरिया क्या है, इस पर बात करते हैं। 8 जनवरी को यह खबर आई कि कुकी और जोमी समुदाय के कुछ समूहों को एसटी की सूची यानी अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर निकालने की मांग की पड़ताल की जाए। इसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुकी और जोमी समुदाय के कुछ समूहों को डीलिस्ट करने के सवाल को तय करने के लिए कमेटी का गठन होगा। जाहिर है कि इस खबर के बाद आदिवासी संगठनों में बेचैनी बढ़नी थी। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF और जोमी काउंसिल संचालन समिति ZCSC ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। जब राज्य लंबे समय से 2 समुदाय के बीच हिंसा में फंसा हुआ है, उस समय में शांति स्थापना को प्राथमिकता पर रखने की बजाय एक ऐसा मुद्दा उछालना जो नफरत और बंटवारा बढ़ा सकता है, हैरान और परेशान करता है। मणिपुर की हिंसा में राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका और नियत पर तो लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कुकी जोमी के कुछ समूहों को डीलिस्ट करने की मांग पर जिस तरह की तत्परता केंद्र सरकार ने दिखाई है, वो भी गंभीर सवाल पैदा करती है। दरअसल केंद्र सरकार ने ये कदम एक ज्ञापन के जवाब में उठाया है। ये ज्ञापन इम्फाल में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय सचिव द्वारा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को सौंपा था। इस ज्ञापन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सिर्फ भारत के मूल निवासी ही अनुसूचित जनजाति की सूची में रहेंगे। इस आधार पर कुकी जोमी समुदाय के लोगों को ST लिस्ट से बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मणिपुर के इंडिजिनस लोग नहीं हैं। इस ज्ञापन के आधार पर केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार को इस तथ्य की पड़ताल करने को कहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नियमों के हवाला देते हुए कहा है कि केंद्र किसी समुदाय को ST लिस्ट में शामिल करने या लिस्ट से निकालने का फैसला तभी कर सकता है जब इस विषय पर शोध हुआ हो और ये शोध राज्य सरकार के मार्फत वो केंद्र सरकार को भेजा गया हो। जैसा हमने पहले बताया कि इस मामले पर मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने किसी तरह का धैर्य दिखाने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि उन्होंने खुद को एक ऐसा नेता प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है जो राजनीतिक जोखिम उठाने को तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को बचाने के लिए किसी को जोखिम उठाना होगा। युवाओं को नशीली दवाओं और राज्य को खतरे में डालने वाले विभिन्न तत्वों से बचाने के लिए बलिदान देना होगा। राज्य सरकार संविधान से निहित कानूनों और मूल्यों का पालन करते हुए इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को कर रही है।
हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त कुकी जोमी को डीलिस्ट करने का मुद्दा उछालना आग से खेलना होगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि मणिपुर में ये मसला बेहद संवेदनशील है। दरअसल पिछले 8 महीने से राज्य में जो हिंसा चल रही है उसकी शुरुआत अनुसूचित जनजाति की सूची से जुड़े विवाद और आशंका से ही तो हुई थी। उस समय मणिपुर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजे। इसके बाद आदिवासी ग्रुप्स ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद कैसे और कहां से हिंसा शुरू हुई इस पर अलग अलग मत है, लेकिन पिछले 8 महीनों में 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुकी जोमी के कुछ समूहों को डीलिस्ट करने के लिए सैकड़ों पृष्ठों के अनुबंध के साथ 17 पेज का ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में यह तर्क देने की कोशिश की है कि देश में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिए मूल निवासी होना प्रमुख मानदंड होना चाहिए। इसके अलावा ज्ञापन में दावा किया है कि जूस जनजाति एक विदेशी देश म्यांमार या चीन राज्य से थे, जिसका आज़ादी से पहले भारत की जनगणना में कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए इन समुदायों को मणिपुर की एसटी सूची में नहीं होना चाहिए। इस ज्ञापन में दिए गए तर्कों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र दोनों में ही कोई खास दम नहीं है। इस ज्ञापन में जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है उसका मणिपुर या किसी भी राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल ये महाराष्ट्र में एक आदिवासी भील महिला के खिलाफ अत्याचार के मामले में एक आपराधिक अपील थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा था और इस प्रक्रिया में टिप्पणी की थी कि भारत में वर्तमान एसटी के पूर्वज संभवतः इस भूमि के मूल निवासी थे। यानी एक आपराधिक मामले में की गई ये एक टिप्पणी थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट एसटी लिस्ट के प्रश्न पर विचार ही नहीं कर रहा था। इस ज्ञापन में दिया गया दूसरा तर्क भी खोखला है, क्योंकि जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल लिस्ट 1950 प्रकाशित हुई तो उसमें मणिपुर के बारे में साफ साफ कहा गया, एनी कुकी ट्राइब, एनी लुशाई ट्राइब और एनी नागा ट्राइब, यानी कुकी, मिजो या फिर नागा आदिवासियों के सभी समूहों को इसमें शामिल कर लिया गया था। इसके बाद 1956 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की सिफारिश के बाद मणिपुर की एसटी लिस्ट में 3 समुदायों यानी कुकी, मिजो और नागा के उप समूहों को नाम के साथ शामिल किया गया। जो लोग इन समुदाय के कुछ समूहों को डीलिस्ट करने की मांग कर रहे हैं उनका कहना है कि वे बांग्लादेश या बर्मा से आए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इन देशों से इन समुदायों के लोग यहाँ घुसे हैं इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलता है। इस सिलसिले में साल 1965 में लोकूर समिति की रिपोर्ट भी ये कहती है कि कुकी आदिवासियों में अलग अपनी पहचान बनाने की प्रवृत्ति मिलती है। रिपोर्ट कहती है कि अभी जिन्हें कुकी कहा जाता है वे कुछ साल में एक अलग आदिवासी समूह की अपनी पहचान कायम कर सकते हैं। शायद इसीलिए ही 1950 में अनुसूचित जनजाति के सूची में मणिपुर के संदर्भ में मोटे तौर पर कुकी, मिजो या नागा पहचान को ही शामिल किया गया था। हालांकि 2004 में भूरिया कमेटी ने इस बात पर बल दिया है कि कुकी या मणिपुर के अन्य आदिवासी समुदायों के संदर्भ में अलग अलग उप समूहों के नाम शामिल करने का फैसला शायद सही ही था, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी मणिपुर में डीलिस्टिंग की दास्तां। वैसे डीलिस्टिंग आज की तारीख में उन सभी राज्यों में जहां आदिवासी रहते हैं काफ़ी चर्चा में है। हमारे चैनल पर इस मुद्दे पर भी
कई रिपोर्ट मौजूद हैं। अगर इस मुद्दे को भी समझना चाहते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स ज़रूर देखें। नमस्कार।